जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर स्टेट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज हो, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब लिक्विड वेपर स्टेट में कब चेंज होगा? जब उसका वेपर प्रेशर becomes equal to the external pressure। एक्सटर्नल प्रेशर से जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेपर प्रेशर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक ही था वेपर प्रेशर का। तो हमने क्या पढ़ा था कि वेपर प्रेशर में हम एक लिक्विड को लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके एस्केप कर जाते हैं और वेपर्स बन जाते हैं। दैट वाज इवेपोरेशन। ठीक है, एस्केप ऑफ हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट हमने क्या पढ़ा था? दैट इज इवेपोरेशन। अब जब ये वेपर्स सरफेस की लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर ये लिक्विड में कंसीडर कर रही हूं दैट इज वाटर, और रूम टेम्परेचर पे आपका टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो वेपर्स वाटर के बन रहे हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? दैट इज 23.7 डिग्री, सॉरी 23.7 टॉर। टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और यहाँ पर हम किसकी कैलकुलेशन की है? दैट इज द वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम यहाँ पर हीटिंग स्टार्ट कर देंगे इसी लिक्विड की, तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी के होंगे तो उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में चेंज होंगे। जब वेपर्स ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब एक वो टाइम आप सोचें कि जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर यहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ले लें, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम 1 atm कंसिडर करें, EP इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो हमारा सराउंडिंग का प्रेशर है हम फील कर रहे हैं, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने इतनी हीट अप्लाई की कि अगर इसे मैं 760 टॉर, क्योंकि हमने टॉर में ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम यूनिट टॉर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। अब टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि जो वेपर्स बने हैं यहाँ पर उनका भी जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स 760 टॉर। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो गया तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर नोट किया तो हमारे पास टी टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हमने देखा कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure is called boiling पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बात हमने थ्योरेटिकली भी लिख ली
the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure is called boiling point. स्टूडेंट्स, कभी आपने पानी को उबलते हुए देखा हो, बॉयल होते हुए देखा हो, तो आप देखेंगे कि जब पानी बॉयल हो रहा होता है तो उसके अंदर ऐसे बबल्स से बन रहे होते हैं जो बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि ये बबल क्यों बनता है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम पानी को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमने देखा कि बीकर में बहुत सारे बबल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अभी हमने कहा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है कि वो अपने अंदर की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और वेपर फेस में चेंज हो जाते हैं। जब बीकर की बॉटम पे, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं वेपर फेस में, तो वहां पर एक बबल क्रिएट हो जाता है। अब ये जो वेपर फेस इस बबल में बने हैं, इनका इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द सरफेस ऑफ द बीकर। तो यहाँ पर इनका जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे और वहां पर जाकर बर्स्ट हो जाएंगे और हमें फील होगा कि वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि पानी खौलना शुरू हो गया है, कि वहां पर बहुत सारे बबल्स आपको सरफेस पे नजर आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो बात थी कि हमने देखा कि पानी में बबल क्यों क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो फिर अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर चेक करें तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता। अगर मैंने कहा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके बाद अगर मैं पानी की बॉयल होने के बाद भी उसका टेम्परेचर देखूंगी तो वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट है और जो मजीद हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड स्टेट के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये टेबल है जिसके अंदर हम डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें कि हर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, किसी लिक्विड के ज्यादा हैं, किसी के कम है। एग्जांपल देखें, एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आप देखें कि ह्यूज डिफरेंस है। ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जिस लिक्विड के अंदर ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उनको उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको ब्रेक करने के लिए, और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी रिक्वायर होती है बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड को वेपर फेस में कन्वर्ट करने के लिए, इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हुई? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of a liquid into its gaseous phase at its boiling point is known as molar heat of vaporization. Students, अब यहाँ पर हमने कहा कि molar heat of vaporization क्या है? That is कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितनी हीट रिक्वायर होगी कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस उसको तोड़ें और उसे वेपर स्टेट में चेंज करें। एग्जाम्पल आपके पास है कि वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज 40.6 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वेपर फेस में चेंज करने के लिए 40.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट्स को इफेक्ट करती हैं, ग्राफ के जरिए स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात की। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसे मैं डेल्टा एच वी से डोनेट कर रही हूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। जितनी ज्यादा लिक्विड के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ही इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब इस ग्राफ को देखें कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास
डाई इथाइल ईथर, वाटर और इथिलीन ग्लाइकोल है। अब इनके ग्राफ्स देखिए, इस तरफ एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है जबकि वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया है, और ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, दैट इज 760 टॉर, जिसे हम 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। अब हमने इस पे देखना है कि कौन सा लिक्विड किस टेम्परेचर पे इस लाइन को टच कर रहा है। इस लाइन को टच करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी इस लाइन को टच करने का मतलब है कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो 760 टॉर हो गया है। यहाँ पर लिक्विड का वाटर का इसका भी वेपर प्रेशर 760 टॉर हो जाएगा। इस लाइन को टच करने का मतलब ये है, और नीचे से हम देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे ये फिनोमेना हो रहा है, दैट इज कि वेपर प्रेशर 760 टॉर हो गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम डाई इथाइल ईथर को सबसे पहले लेते हैं कि डाई इथाइल ईथर, अब यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 200 टॉर। और इसके कंपैरिजन में अगर हम वाटर को लें तो वाटर का टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम 0 ही कंसिडर कर लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर होगा 2.579 टॉर। अब आप स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है वेपर प्रेशर का, 200 एंड 2.579। तो आप क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसकी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी? तो इसका जवाब है वाटर की, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतना ही डिफिकल्ट होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में चेंज होना। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका 200 टॉर है, इट्स मीन कि इसके अंदर वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस हैं, और जबकि वाटर के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाएगी और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। वाटर के केस में देख लें, यहाँ स्टार्ट पे टेम्परेचर लो है तो वेपर प्रेशर कम है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट के करीब देखें बहुत तेजी के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पे जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपके पास जो है पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। हम इसे कह देंगे ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर स्टार्ट्स बॉईल। ठीक है, वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी है। ये कौन सा टेम्परेचर है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉर। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 760 टॉर। अब जबकि डाई इथाइल ईथर, इसका वेपर प्रेशर कब इक्वल हुआ एक्सटर्नल प्रेशर पे, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से। तो यहाँ पर अगेन क्लियर कट डिफरेंस है इसका और इसका। तो इसका मतलब है कि इस लिक्विड के अंदर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस थी, जबकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर देंगे तो आप बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पर करवा सकते हैं। किस तरह से, उसको स्टडी करते हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। स्टूडेंट्स, आप अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर ही होगा। ये तो वो प्रेशर है जो अभी हम लोग फील करें, जो ग्राउंड लेवल का प्रेशर होता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर।
लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है। आइए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि डिफरेंट हाइट्स पे किस तरह टेम्परेचर होता है और वहां पर बॉइलिंग का इफेक्ट क्या होगा। सो लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, हम बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए देखते हैं। अगर हम सी लेवल की बात करें स्टूडेंट, सी लेवल हम उसे कंसिडर करते हैं वेयर ओशंस एग्जिस्ट। सी लेवल पर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर देखें दैट इज 760 टॉर, जिसे हम 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। अगर इस प्रेशर पर हम वाटर को बॉयल करवाना चाहें तो हम देखेंगे कि वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा हाइट की तरफ मूव कर जाते हैं। से अगर हम मरी हिल्स की बात करें तो जैसे ही आप हाइट की तरफ मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। मरी हिल्स पे प्रेशर कितना होगा? 700 टॉर्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप वाटर को बॉयल करवाना चाहेंगे तो वाटर विल बॉयल एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं करेगा। उसकी क्या वजह है कि स्टूडेंट्स हमने कहा कि मरी हिल्स पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो चुका है, कम प्रेशर हो चुका है। जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है टू मीट द एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 700 टॉर। ठीक है, सी लेवल पे 760 टॉर था, अब हम हाइट की तरफ मूव किए तो 700 टॉर्स प्रेशर रिड्यूस हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो गया। आइए स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर हाइट की तरफ मूव करते हैं, हम माउंट एवरेस्ट की बात करें जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। अब हम मजीद हाइट पर चले गए हैं तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो मजीद रिड्यूस हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ प्रेशर कितना हो गया है? 323 टॉर हो चुका है। अब इस प्रेशर पर अगर हम वाटर बॉयल करेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए कि वो डिक्रीज होगा? जी बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट मजीद डिक्रीज कर जाएगा। वाटर विल बॉयल एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो चुका है तो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स को मजीद कम एनर्जी चाहिए होगी कि वो 323 टॉर को मीट कर सके। स्टूडेंट्स, आइए इसका ऑपोजिट करते हैं कि अब हम प्रेशर को डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर देते हैं। हम सी लेवल से नीचे की तरफ जाएं तो वहां पर आप देखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। इतना प्रेशर इंक्रीज अगर हम कर लें कि से दैट इज 1489 टॉर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या सोच रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर हमने डायरेक्ट रिलेशन की बात की, इट्स मीन कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। वाटर विल बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे स्टूडेंट्स, हमने सी लेवल पे बात की थी जहां पे 760 टॉर था, वहां पर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था। अब प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 1489 टॉर। इसका क्या मतलब है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ताकि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1489 टॉर तक मीट कर सके, वो उसको इक्वलाइज कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया कि जब हम प्रेशर डिक्रीज करते थे, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते थे, तो जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट फर्दर इंक्रीज हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स, हम बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर से रिलेटेड फर्दर एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी रिलेशन को कंसीडर करते हुए आइए स्टूडेंट्स हम प्रेशर कुकर की वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से प्रेशर कुकर एफिशिएंट होता है फॉर कुकिंग पर्पस। अगर आप एक आम यूटेंसिल, एक आम बर्तन में खाना पकाएं, वो इतनी जल्दी नहीं पकता एज कंपैरिजन टू जब आप कुकिंग प्रेशर कुकर में करते हैं। उसकी क्या वजह है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप खाना जो है किसी ओपन कंटेनर में बनाएंगे, ठीक है, दैट इज आवर फूड इन वाटर,
जी। अब यहाँ पर हो क्या कि जब आप कुकिंग पर्पस के लिए हीटिंग ऑन करेंगे तो जो वाटर वेपर्स बनेंगे, जो स्टीम क्रिएट होती है, क्योंकि कंटेनर ओपन है, ये जो वेपर्स होते हैं ये मूव कर जाते हैं, ये एक जगह स्टे नहीं करते। अब क्योंकि ओपन कंटेनर होने की वजह से यहाँ आउटसाइड द कंटेनर प्रेशर क्या है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। अब हीटिंग से क्या हो रहा है कि एक पॉइंट आएगा कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये बात हो रही है ओपन कंटेनर की। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ये जो स्टीम है या जो ये वेपर्स हैं, ये ओपन कंटेनर होने की वजह से एक जगह स्टे नहीं कर रहे। अब आइए स्टूडेंट्स प्रेशर कुकर को देखते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। प्रेशर कुकर स्टूडेंट्स, उसकी अगर ये आप फिगर देख रहे हैं तो ये ओपन कंटेनर नहीं होता, इसका लिड जो होता है बहुत ज्यादा एयर टाइट होता है। जी। अब जब आप इस कंटेनर के अंदर हम फूड को कुक करना चाहते हैं, हीटिंग ऑन करते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वो एस्केप नहीं कर सकते, वो बाहर नहीं निकल सकते, कंटेनर क्लोज है। अब जब ये वेपर्स यहाँ अंदर जमा होते जाएंगे तो क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन क्लोज कंटेनर होने की वजह से ये वेपर्स जो हैं ये फर्दर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और प्रेशर कुकर के इनसाइड के एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीज्ड। प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा। प्रेशर बढ़ जाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ेगा तो ये वाटर जो है अपने अंदर मजीद हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं ओपन कंटेनर से कि यहाँ पर जो फूड है उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग मिल रही है। और प्रेशर कुकर में क्योंकि अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहा, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और ये ज्यादा एनर्जी जो है वो फूड को जल्दी कुक कर देती है, जल्दी पका देती है। इस वजह से जब आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है। यहाँ पर क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, increased pressure will increase the boiling point of water, और जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। आइए स्टूडेंट एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, दैट इज द वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, पहले हम उसको देखते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि स्टूडेंट्स हम रिड्यूस प्रेशर में एक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं एट लो टेम्परेचर, और उसके बाद इन वेपर्स को कंडेंस कर देते हैं और वो प्योर लिक्विड हमारे पास आ जाता है, डिस्टिल हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर वैक्यूम का वर्ड किस लिए यूज किया गया है कि जो वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए अपरेटस यूज होता है, जो फ्लास्क यूज होती है, इसके अंदर हमारा जो डिजायर्ड लिक्विड है जिसे हम डिस्टिल करवाना चाहते हैं या प्यूरिफाई करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक दो आउटलेट्स हैं जी। एक आउटलेट आपकी वैक्यूम पंप की तरफ जा रही है और दूसरी आउटलेट जो है ये कंडेंसर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है कंडेंसर और ये फर्दर जो कंडेंसर है ये अटैच होता है एक फ्लास्क के साथ। ये हमारे पास कंडेंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, वैक्यूम का मतलब है कि हम वैक्यूम पंप के जरिए ये जो इनसाइड द एनवायरनमेंट है यहाँ से कुछ एयर जो है इसको बाहर निकाल देते हैं।
इस एयर के निकलने की वजह से क्या होता है कि फ्लास्क में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, या आप कह लें कि प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से रिड्यूस हो जाता है। अब इस रिड्यूस प्रेशर में हम क्या करते हैं कि अपने सॉल्वेंट को हीट करवाते हैं। हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल प्रेशर, या आप कह लें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा। हीटिंग हमने स्टार्ट की। हीटिंग स्टार्ट करने से क्या हुआ कि लो टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं ग्लिसरीन, इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 290 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 1 एटमॉस्फेयर, और यू कैन से 760 टॉर। लेकिन प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से ग्लिसरीन विल नॉट बॉयल एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्या होगा कि ग्लिसरीन विल बॉयल एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ इट्स ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। जो इसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था उससे कम टेम्परेचर पे ये वैक्यूम डिस्टिलेशन एपरेटस में बॉयल अप होगा। हीटिंग से जब टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स जो हैं ये फर्दर इस पाइप से गुजरते हुए आउटलेट से गुजरते हुए कंडेंसर की तरफ आएंगे। ये कंडेंसर क्या करेगा, इन वेपर्स को कूल डाउन करेगा, और ये वेपर्स जो हैं फर्दर इस कंडेंसर से गुजरते हुए फ्लास्क के अंदर कलेक्ट होते जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास प्योर ग्लिसरीन हम ऑब्टेन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, वैक्यूम डिस्टिलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? बेसिकली एक तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से लेस टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन हो रही है। इट्स मीन कि इट इज एफिशिएंट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, एफिशिएंट है। दूसरा, क्योंकि 290 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था वहां पर हीटिंग ज्यादा चाहिए थी, आपको ज्यादा फ्यूल रिक्वायर था 290 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है तो हमारा फ्यूल भी लेस कंज्यूम हो रहा है, तो इट्स मीन लेस फ्यूल कंजप्शन इज अनदर एडवांटेज। इसके अलावा स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वैक्यूम डिस्टिलेशन का वो ये है कि ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे थर्मली स्टेबल नहीं होते और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, हम उन लिक्विड्स को किस तरह से डिस्टिल करें, हम उन्हें किस तरह से प्यूरिफाई करें। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि हम उन्हें वैक्यूम डिस्टिलेशन के जरिए प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं और ये रिड्यूस प्रेशर जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम कर देता है, और जब उनके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम पर वो बॉयल होंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होते। यही बात है कि ग्लिसरीन को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन से बिल्कुल प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि 290 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ग्लिसरीन का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है, इस टेम्परेचर पे ग्लिसरीन जो है वो डिकम्पोज कर जाती है। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि प्रेशर को 760 टॉर से 50 टॉर तक रिड्यूस कर देते हैं। 50 टॉर प्रेशर पर ग्लिसरीन जो है 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल अप होती है और डिकम्पोज नहीं होती, और प्यूरिफाई हम उसे कर लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ऐसे लिक्विड जो कि थर्मली अनस्टेबल होते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, हम उन्हें रिड्यूस प्रेशर पे, लेस टेम्परेचर पे जो है वो प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर विल डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यहां पर ये काम हो रहा होता है। तो आपने दोनों एग्जाम्पल्स में या दोनों एप्लीकेशंस में देखा कि प्रेशर इज
directly proportional to the boiling point. When pressure increased, boiling point also increases. When we reduce the pressure, boiling point also reduces. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक फिनिश होता है. होप स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे. अल्लाह हाफिज़.